Hi guys, we are conducting a seminar on Sunday. तो आप सब लोग उस सेमिनार के लिए इनवाइटेड है. आप आइए, हमारे साथ बात करिए. कुछ केस के टॉपर्स भी होंगे 2021 बैच के, अभी रिसेंटली जो लिस्ट आया है, और कुछ मेंटर्स होंगे. आप यू कैन कम, यू कैन सी व्हाट दे हैव टू ऑफर. उसके बाद अगर आपको हमारे साथ बात करनी है, यू वांट टू गेट इन टच विद द फैकल्टी, वो भी वहाँ पर सारे के सारे अवेलेबल होंगे. सो संडे सुबह 10 बजे वी आर कंडक्टिंग दिस सेमिनार. ओपन सेमिनार है. डू नॉट नीड एनी रजिस्ट्रेशन, डू नॉट नीड एनी पेमेंट एंड ऑल दैट. आप आ सकते हैं, बस थोड़ा जल्दी आ जाना बिकॉज सीट्स आर लिमिटेड. थैंक यू, बाय. हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर इन गुड हेल्थ. काफ़ी सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि दे वांट टू लर्न अबाउट द इकोनॉमिक सर्वे का जो चैप्टर आया है इन्फ्लेशन पर, और काफ़ी सारे अलग अलग चैप्टर है. तो बेसिकली यहाँ से इस साल के यूपीएससी में या केएस में क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज इन्फ्लेशन काफ़ी न्यूज़ में रहा है इस साल. इनफैक्ट पिछले साल भी काफ़ी कुछ हुआ इन्फ्लेशन के इस टॉपिक में. इकोनॉमिक सर्वे ने बहुत ज़बरदस्त चीज़ें कवर करी है, तो वो हम इस वीडियो में, एक ही वीडियो में पूरा कवर करा लूँगा मैं आपको. तो शुरू करते हैं वीडियो में. देखिए, इन्फ्लेशन दो जगह पर मेजर होता है. एक तो होलसेल का इन्फ्लेशन है, जो जिसको हम फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन कहते हैं. दूसरा है आपका कंज्यूमर का इन्फ्लेशन, जो रिटेल का इन्फ्लेशन होता है, जो लास्ट स्टेज का इन्फ्लेशन होता है, जो कंज्यूमर साइड, डिमांड साइड इन्फ्लेशन देखता है. नाउ जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, सीपीआई जिसको हम कहते हैं, तो कहा जाता है 2022 के साल में 3 फेजेस में इन्फ्लेशन हुआ है, महंगाई हुई है रिटेल की लेवल पर. और जो इसमें पहला फेज़ था वो है आपके 1 जनवरी 2022 से लेकर अप्रैल 2022 तक, जिसमें महंगाई लगभग 7.8% तक पहुंची है, विच इज़ द हाइएस्ट दैट वी हैव सीन. 7.8% अप्रैल में, और इसको हम राइजिंग फेज़ कहते हैं. उसके बाद अप्रैल से लेकर अगस्त तक 7.8 से घटकर वो 7.0 पे गिर जाता है, तो इसको हम होल्डिंग फेज़ कहते हैं. इकोनॉमिक सर्वे ने इसको होल्डिंग फेज़ कहा है. उसके बाद जो तीसरा फेज़ है वो है डिक्लाइनिंग फेज़, जहाँ पर अब 7% से गिरते 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 दिसंबर 2022 तक, यानी 3 महीने पहले तक 5.7% का इन्फ्लेशन आया है. तो हमने इसको टॉलरेंस बैंड से जो ज़्यादा देखा था, बिकॉज इंडिया का टॉलरेंस बैंड 2 से 6% का है, तो 6 से अधिक जो हमने इसको देखा 7.8 तक, तो वो आपका टॉलरेंस बैंड के ऊपर का इन्फ्लेशन था. लगभग हमने 1.8% हायर देन द टॉलरेंस बैंड देखा है, यानी 6% से ऊपर हमारा 1.8% एक्स्ट्रा हुआ इन्फ्लेशन. पर अभी हमने उसको वापस दिसंबर 2022 तक टॉलरेंस बैंड के अंदर लेकर आए हैं हम 5.7% तक. तो ये पहली चीज़ है. और बेसिकली ये जो राइज हुआ था, इट वाज बिकॉज ऑफ 2-3 थिंग्स. पहले तो आपका कोविड के बाद जो सप्लाई साइड डिसरप्शन हुआ लॉकडाउन्स की वजह से, पहला वो वन ऑफ द रीजंस वाज दैट. सेकेंडली, रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो एनर्जी प्राइसेस बढ़ गए, फूड प्राइसेस बढ़ गए, तो एनर्जी की वजह से WPI बढ़ा, फूड की वजह से आपका CPI बढ़ा. उसके बाद एक्सेसिव हीट भी थी इंडिया में काफ़ी जगह पर, जहाँ पर ड्रॉट की कंडीशंस डेवलप हुई, और इसके चलते इंडिया में 7.8% का ये राइजिंग इन्फ्लेशन पहुँचा है. लेकिन उसमें जो एक गिरावट आई है, इट्स मेनली बिकॉज गवर्नमेंट के काफ़ी सारे फिस्कल मेजर्स थे और RBI के काफ़ी सारे मॉनेटरी मेजर्स थे, जिसको इस्तेमाल करके हमने इसको घटाकर टॉलरेंस लिमिट 2 से 6% के बीच में लेकर आए हम इसको. उसके बाद अगर आप सेकंड पैरा पढ़ेंगे पहले ही चैप्टर का, उसमें उन्होंने कहा है कि CPI और WPI में काफ़ी सारा डाइवर्जेंस रहा है कुछ टाइम. उसके बाद धीरे 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 अभी CPI और WPI कन्वर्ज कर रहा है. दैट मीन्स अभी CPI और WPI में ज़्यादा वेज नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. और पहले जो डिफरेंस था वो क्यों है? डिफरेंस इसलिए है बिकॉज WPI में कुछ बास्केट की कमोडिटीज़ में कुछ वेट अलग है और CPI की बास्केट में कुछ वेट अलग है. तो उसमें उसकी वजह से, क्योंकि वेट अलग है, कमोडिटीज़ अलग है, तो कुछ कमोडिटीज़ में प्राइस बढ़ता है तो WPI ऊपर हो जाता है, कुछ कमोडिटीज़ में प्राइस बढ़ता है तो CPI ऊपर हो जाता है. फ्यूल की ज़्यादा वेटेज WPI के बास्केट में है और जो आपका फूड है वो उसकी ज़्यादा वेटेज CPI के बास्केट में है. तो बिकॉज इसमें डिफरेंट वेट्स है, बास्केट भी अलग है,
तो उसमें एक वेज क्रिएट हो जाता है। सेकेंडली इसमें एक लैग्ड इफेक्ट भी होता है जो इकोनॉमिक सर्वे ने पहले ही पेज पे मेंशन किया है, दैट इज़ जब आपका ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ता है और ग्लोबल इन्फ्लेशन की वजह से सबसे पहले हमारे WPI पे फ़र्क पड़ता है, तो WPI में जैसे ही प्राइसेस बढ़ने लगते हैं इमीडिएटली CPI के प्राइसेस नहीं बढ़ते, बिकॉज इसमें स्पिल ओवर इफेक्ट होने में थोड़ा वक्त लगता है, तो उसको हम लैग्ड इफेक्ट कहते हैं। इसकी वजह से भी आपको WPI और CPI में एक एक वेज देखने को मिलता है, पर धीरे धीरे वो वेज कम हो रहा है, जिसकी वजह वजह है बेसिकली फॉलिंग ऑफ द एनर्जी प्राइसेस। तो WPI थोड़ा गिर रहा है काफ़ी टाइम से। उसके बाद उन्होंने बात की है हाउसिंग प्राइस इंडेक्स की। तो हाउसिंग प्राइस इंडेक्स आपका नेशनल हाउसिंग ब्यूरो लेकर आता है। तो हाउसिंग प्राइस इंडेक्स में द आइडिया इज़ कि आपको अगर इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए, उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि रियल एस्टेट कहाँ पर है, हाउसिंग प्राइसेस कहाँ पर है। उसके लिए नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो आपका हाउसिंग प्राइस इंडेक्स लेकर आता है, जो दो जगह पर मेजर किया जाता है। पहले है आपका हाउसिंग प्राइस इंडेक्स असेसमेंट प्राइस, जो आपका गवर्नमेंट का दिया हुआ जो प्राइस होता है रियल एस्टेट का, हाउसिंग का, प्रॉपर्टी का, वो असेसमेंट प्राइस HPI मेजर होता है उससे, जिसकी वजह से इस असेसमेंट प्राइस गवर्नमेंट के दिए हुए प्राइस पर बाद में वो उस पर प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं। दूसरा प्राइस होता है रियल एस्टेट का मार्केट वाला प्राइस। तो हमने क्या देखा कि जो जो HPI है हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, वो दोनों 2022 में 2021 के कंपैरिजन में बढ़ा है। तो लगभग हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, जो कि मैं बाद में भी कवर करूँगा फिर, ये आपका 2022 में बढ़ा है। इसका मतलब रियल एस्टेट और प्रॉपर्टीज़ उनका वैल्यूएशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इसका एक अंदेशा है कि इकॉनमी ठीक हो रही है कोविड के बाद से। तो ये एक और चीज़ है। उसके बाद उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि ये इन्फ्लेशन जो 7.8% पे था उसको घटाकर 5.7% पे जो हमने लाया, ये किसकी वजह से हुआ। बेसिकली गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी मेजर्स जो लिए उसमें उन्होंने क्या किया, दे रिड्यूस द टैक्सेस ऑन लॉट ऑफ इम्पोर्ट्स। जो हम बाहर से इम्पोर्ट करते थे ड्यूटी अबॉलिश कर ली, 0% सेस लगाया, 0% कस्टम ड्यूटी लगाया, सरचार्ज हटा दिया, तो काफ़ी सारी सस्ती चीज़ें अंदर आ गई। तो उसकी वजह से महंगाई थोड़ी कंट्रोल हुई। सेकेंडली जो एक्सपोर्ट हो रहा था इंडिया से कमोडिटीज़, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़, तो उस पर काफ़ी बैरियर्स खड़ा कर दिए गए, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई। जैसे कि राइस के ऊपर हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगभग काफ़ी बढ़ाई है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट थोड़ा डिस्करेज हुआ, ताकि इंडिया में ही कमोडिटीज़ की सप्लाई बढ़ी रहे और प्राइसेस थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाए। ये गवर्नमेंट का एक मेजर था। सेकेंडली उन्होंने एक्साइज भी काफ़ी कम किया है, पेट्रोलियम पे एक्साइज काफ़ी कम किया। और उसके बाद क्योंकि एक्साइज पेट्रोलियम GST से बाहर है, तो उस पे उसके प्रोडक्शन पे एक्साइज पड़ता है और उसके बेचने पे वैट पड़ता है, तो एक्साइज कम हुआ है, सेंट्रल टैक्स है। उसके बाद स्टेट्स ने अपना वैट भी कम किया उसमें, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत गिरावट उसमें आई है। और जो है RBI की वजह से भी थोड़ा इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ है, जिसको मॉनेटरी मेजर कहते हैं, जिसमें उन्होंने लगभग 2.25% यानी 225 बेसिस पॉइंट से अपनी रेपो रेट बढ़ाई है। सो फ्रॉम 4% दे हैव इंक्रीज टू 6.25% दिस रेपो रेट इन फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2022। तो उसमें इतना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है, तो हमें पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने से ओवरऑल मनी सप्लाई कम होता है, तो मनी सप्लाई कम होगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। सो दिस वाज अनदर पॉइंट। उसके बाद फोरकास्ट भी इकोनॉमिक सर्वे ने दिया है कि इस साल अब क्या होने वाला है, जिसमें अकॉर्डिंग टू देम फूड वाले सेक्टर में इन्फ्लेशन आएगा, जिसमें सीरियल्स के प्राइसेस बढ़ेंगे काफ़ी बिकॉज ऑफ सप्लाई शॉर्टेज। सेकेंडली उन्होंने स्पाइसेस के बारे में कहा है कि स्पाइसेस की काफ़ी सारी महंगाई आने वाली है अलॉन्ग विद मिल्क, बिकॉज जो हम जहाँ से हम मिल्क लेते हैं उसमें जो फीड का कॉस्ट पड़ता है अपने एनिमल्स को देने का, वो फीड का कॉस्ट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मिल्क का प्राइस आने वाले टाइम में ज़्यादा देखा जाएगा। उसके बाद वी ऑल्सो हैव दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो 2022 वाला साल था, दिस वाज द टाइम जहाँ पर डेवलप्ड कंट्री में काफ़ी साल के बाद, लगभग 40 साल के बाद इस लेवल की इन्फ्लेशन आई है। जहाँ पर US की अगर बात करें, उनका जो टॉलरेंस बैंड है वो है, टॉलरेंस लिमिट है वो है 2% का, यानी वो 2% की इन्फ्लेशन चाहते हैं, पर 2% से बढ़ते 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 वहाँ पर 9.1% की इन्फ्लेशन आई है US में। सो इट वॉज टू मच।
इवन मोर देन व्हाट इंडिया है। इंडिया का तो लिमिट 6% पे रुक जाता है और हम हाईएस्ट 7.8 ही गए हैं, और उनका लिमिट 2% से सीधा छलांग मार के 9.1% हो गया। सो इट्स टू मच फॉर द डेवलप्ड वर्ल्ड। और इंडिया का उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। हमारा टॉलरेंस जो लिमिट है 6% है, 6% से बढ़कर सिर्फ 7.8 है। इट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन्फ्लेशन स्पाइक्स दैट हैज़ हैपेंड इन द वर्ल्ड। उसके बाद साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि जो आपका इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा सेंसिटिव है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। अगर महंगाई होती है तो महंगाई, अगर सपोज मान के चलिए आप 5% हो गई, 6% हो गई, महंगाई हो रही है, वो ज़्यादा सेंसिटिव है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बनस्बत डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। वाई? बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो CPI का बास्केट होता है उसमें नेसेसरी आइटम्स ज़्यादा होते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट नेसेसरी आइटम्स है लोगों के कंजम्पशन के लिए, उसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है और उनमें महंगाई आने की वजह से लोगों पर बुरा असर पड़ सकता है। हालांकि जो बास्केट अगर देखा जाए डेवलप्ड वर्ल्ड का, उसमें उतने ज़्यादा नेसेसरी आइटम्स नहीं है, तो वो वहाँ के लोगों पर ज़्यादा असर नहीं कर सकता। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि हमने देखा इसी टाइम दैट पैंडेमिक के बाद जो आपका रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, उसके बाद अचानक से पैंडेमिक की वजह से तो पहले हम नीचे जा रहे थे, स्लो डाउन में थे, रिसेशन में थे। अचानक से रशिया यूक्रेन का वॉर होता है तो स्लो डाउन के टाइम, रिसेशन के टाइम, स्टेगनेशन के टाइम अचानक से प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो एक स्टैगफ्लेशन की दुविधा सामने आती है, जिसमें स्टेगनेशन भी है और इन्फ्लेशन भी है, जिसको हम फिलिप्स कर्व का एक एक्सेप्शन भी कहते हैं। तो इट वाज एन एक्सेप्शन टू द फिलिप्स कर्व, जहाँ पर जो नॉर्मली इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशनशिप होती है, दैट इज व्हेन इन्फ्लेशन इज हाई अनएम्प्लॉयमेंट इज लो, व्हेन इन्फ्लेशन इज लो अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई। सो इसमें एक एक्सेप्शन हुआ स्टैगफ्लेशन का, एंड इट वाज बेसिकली बिकॉज ऑफ द रशियन यूक्रेन क्राइसिस, जिसकी वजह से अचानक से यूनाइटेड स्टेट्स स्टार्टेड टू कंट्रोल स्टैगफ्लेशन। दे स्टार्टेड टू इंक्रीज द रेट्स, जो फेडरल रिजर्व की रेट्स है, जो वहाँ की रेपो रेट है, जिसको हम टेपर टैंट्रम भी कहते हैं, क्वांटिटेटिव टेपरिंग भी कहते हैं, जिसकी वजह से बाद में फिर सिलिकॉन वैली बैंक का क्राइसिस होता है। तो हमने देखा कि एक साल के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल रिजर्व ने 5% का रेपो रेट बढ़ाया है, तो जिसकी वजह से बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ। और कोटक महिंद्रा बैंक के CEO ने कहा था कि जब फेडरल रिजर्व इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन, इतना ज़्यादा रेपो रेट बढ़ाएगा तो इतना बड़ा क्राइसिस तो होना ही था। तो ये भी उन्होंने कवर करा है। उसके बाद देयर इज़ वन मोर थिंग दैट दे हैव कवर्ड, इज़ दैट बिकॉज फूड में काफ़ी महंगाई हो रही थी, और अगर देखा जाए CPI के लेवल पे, रिटेल के लेवल पर, पहले तो 2021 से 2022 तक महंगाई थोड़ी कम हो रही थी फूड में, फिर 22 से 23 तक महंगाई फिर से बढ़ने लगी। और क्योंकि अब महंगाई बढ़ रही है ओवरऑल, सीरियल्स में, मीट में, फिश में, एग में, मिल्क में, बेसिकली ऑयल और फैट्स में, और ऑयल और फैट में ग्लोबल इन्फ्लेशन हो रहा है एडिबल ऑयल में, और इंडिया का लगभग 60% एडिबल ऑयल बाहर से ही आता है, और उसमें से 15% सनफ्लावर ऑयल तो रशिया यूक्रेन से आता है, जिसकी वजह से रशिया यूक्रेन की वजह से एडिबल ऑयल और फैट्स की काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन हुई है। लगभग फाइनेंशियल ईयर 2022 में 27% की महंगाई हुई है ऑयल और फैट्स में। और उसके बाद से ये फूड में जो इन्फ्लेशन हुई है, इससे इंडियंस को बचाने के लिए 2023 इसी साल जनवरी में गवर्नमेंट केम अप विद योजना, जिसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जहाँ पर वो लगभग फ्री फूड ग्रेन्स देंगे 80 करोड़ बेनिफिशरीज को। सो दिस वाज अनदर थिंग। बेसिकली उन्होंने कहा कि इसमें वेजिटेबल्स का भी बहुत प्राइस बढ़ा है, और वेजिटेबल्स का जो प्राइस बढ़ा है इट वाज बेसिकली बिकॉज ऑफ टोमेटोज़, क्योंकि टोमेटोज़ में वी हैव सीन सप्लाई साइड डिसरप्शन। टोमेटोज़ में हमारा क्रॉप डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ वेरी हैवी रेनफॉल इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटका, जिसकी वजह से टोमेटो का प्राइस काफ़ी बढ़ा, तो वेजिटेबल भी महंगे हो गए। तो ये आपका हो गया एक और पॉइंट इसमें। उसके बाद है इन्होंने जो एक और चीज़ कवर कराई है, दैट इज़ गरीब कल्याण योजना, ये भी हो गया। ये इम्पोर्टेंट है कि महंगाई ज़्यादा कहाँ पर रही है, क्या महंगाई अर्बन एरिया में ज़्यादा है या रूरल एरिया में ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू देम, जो फिनेंशियल ईयर 2022 था और 22 से पहले 21 कोविड वाले जो साल थे, उसमें अर्बन एरिया में महंगाई ज़्यादा थी बनस्बत रूरल एरिया के। पर इस साल यानी 2022-23 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें रूरल इन्फ्लेशन हैज़
actually surpassed the urban inflation. तो 2023 के फाइनेंशियल ईयर में हमारा रूरल यानी रूरल एरिया का जो महंगाई है वो ज़्यादा है बनिस्बत अर्बन एरिया के महंगाई के. तो ये एज अ MCQ आपको आ सकता है. एंड बेसिकली इट्स बिकॉज ऑफ द फूड ओनली जो इसमें डिफरेंस है. वेजिटेबल क्योंकि बढ़ गया है, ऑयल काफ़ी बढ़ गया है, तो लोगों में अर्बन एरिया में काफ़ी महंगाई हुई है. पहले जो कोविड के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन अभी जो है अर्बन एरिया की इन्फ्लेशन थोड़ी कम हो गई है बनिस्बत रूरल एरिया के. तो रूरल एरिया में महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है. उसके बाद दे हैव ऑल्सो कवर्ड दिस पॉइंट दैट WPI की अगर बात करें होलसेल प्राइस इंडेक्स की, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेल लेवल का पैंडेमिक के टाइम काफ़ी कम था, लेकिन पोस्ट पैंडेमिक में होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ने लगा और काफ़ी वर्स हो गया रशिया यूक्रेन के क्राइसिस में, जहाँ पर हमने ये देखा कि एनर्जी के प्राइसेस इस लेवल तक बढ़े हैं दैट होलसेल प्राइस इंडेक्स लगभग 13% तक बढ़ा है लास्ट ईयर. इसमें उन्होंने ये भी बोला है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो बढ़ा है इतना ज़्यादा, इट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ हायर फ्यूल प्राइसेस. लगभग क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के प्राइसेस 57.7% बढ़े हैं इस फाइनेंशियल ईयर में. और फूड का प्राइस भी बढ़ा है, बट बेसिकली इट वाज द योर क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो WPI बास्केट पे आता है. उसमें कोर इन्फ्लेशन भी आपका बढ़ा ही है. और कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन में जो बेसिकली डिफरेंस रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्यूल ओनली. बिकॉज हमें पता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन से जब आप कोर इन्फ्लेशन निकालते हैं तो हेडलाइन इन्फ्लेशन से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फूड एंड फ्यूल, तब जाके आपको कोर इन्फ्लेशन मिलता है. तो ये हो गया आपका एक और पॉइंट. उसके बाद उन्होंने ये बहुत अच्छा पॉइंट कहा है कि अगर ग्लोबली इन्फ्लेशन 1% बढ़ता है, उसकी वजह से इंडिया पर जो असर पड़ता है वो होता है 1.63%. यानी दुनिया में अगर 1% बढ़ रहा है तो इंडिया पर 1.63% बढ़ेगा. और उसकी जो उन्होंने वजह बोली है दैट इज़ सेकेंड राउंड इफेक्ट्स. सेकेंड राउंड फर्स्ट राउंड इफेक्ट क्या होता है? फर्स्ट राउंड इफेक्ट ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जहाँ पर डायरेक्टली प्राइसेस बढ़ने से या खासकर एनर्जी के प्राइसेस बढ़ने से आपके लिए गैस महंगा हो जाता है, आपके लिए तेल महंगा हो जाता है. तो इसको हम डायरेक्ट इफेक्ट कहते हैं या फर्स्ट राउंड इफेक्ट कहते हैं. सेकेंड राउंड इफेक्ट हो गया कि जब आपके एनर्जी के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से फिर जाके प्राइसेस बढ़ते हैं, तो ये सेकेंड राउंड इफेक्ट होता है. या फिर अगर आपके एनर्जी प्राइसेस बढ़ते हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता है तो आपके लोग हायर वेजेस डिमांड करेंगे, तो वेजेस डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो ओवरऑल इन्फ्लेशन आएगी. तो इसको हम सेकेंड राउंड इफेक्ट कहते हैं. तो जब 1% का महंगाई आता है तो सेकेंड राउंड इफेक्ट के बाद इंडिया में लगभग 0.63% का एडिशन होता है. तो ये है एक और पॉइंट. उसके बाद बहुत ही अच्छा पॉइंट था यहाँ पर कि हमने क्या देखा कि अब जाके फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो आपका ग्लोबल प्राइसेस है एडिबल ऑयल का, रबर का, कॉटन का, क्रूड ऑयल का, मेटल का, वो कम हो गया. पर इंडिया में फिर भी हमारे इंपोर्ट्स काफ़ी महंगे हो गए. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि क्योंकि फेडरल रिजर्व आपका टेपर टैंट्रम कर रहा है या रेट बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से इंडिया से कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है और US में कैपिटल इनफ्लो हो रहा है. पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है और US की तरफ जा रहा है. इसकी वजह से इंडिया में जो एक्सचेंज रेट है वो डिप्रिशिएट हो गई है और डिप्रिसिएशन की वजह से इम्पोर्ट्स हमारे महंगे हो गए. एंड बिकॉज इम्पोर्ट्स आर नाउ बिकमिंग एक्सपेंसिव, तो ऑलरेडी जो आपका एडिबल ऑयल ग्लोबल मार्केट में सस्ता हो गया है, इंडिया के लिए वो महंगा हो गया है. वाई? बिकॉज हम फिर भी डिप्रिसिएशन के बाद हमारे लिए इम्पोर्ट्स काफ़ी महंगे हो गए हैं बिकॉज ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी एंड कैपिटल आउटफ्लो ऑफ मनी. तो दिस वॉज अनदर पॉइंट टू बी नोटेड. उसके बाद इन्होंने एक और पॉइंट कवर करा है दैट इज़ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का. इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे दे आर सेइंग दैट इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन अभी जो है थोड़ा बहुत डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है, थोड़ा एंकर हो रही है. बिकॉज बिजनेस एक्सपेक्टेशन बहुत खतरनाक चीज़ होती है. बिकॉज अगर बिजनेसमैन को लगा कि इन्फ्लेशन आने वाली है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है हायर इन्फ्लेशन, बिकॉज बिजनेसमैन एक प्राइस सेटर होता है, तो उसको लगेगा कि महंगाई आने वाली है तो अपना कॉस्ट बढ़ा देता है, वो अपना प्राइस बढ़ा देता है कमोडिटीज़ का, वो महंगाई सच में आ जाती है. और अगर कंज्यूमर को लगता है कि महंगाई आने वाली है तो कंज्यूमर को लगता है कि बेहतर है अभी खरीदना, क्योंकि कल को और चीज़ें महंगी हो जाएगी, तो बेहतर है हम आज ही खरीद लेते हैं. तो वो डिमांड कर लेता है, डिमांड से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाती है. तो ये इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जब आ जाती है फिर इन्फ्लेशन सच में आ जाती है. तो RBI ने काफ़ी इसमें इनिशिएटिव्स लिए हैं कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन को थोड़ा माइल्ड किया जाए.
देन उन्होंने एक बहुत अच्छा टेबल बनाया है जहाँ पर उन्हें कहा कि इस बारी की इन्फ्लेशन जो 2021-22-23 की इन्फ्लेशन है उसको अगर कंपेयर किया जाए 1970 की इन्फ्लेशन के साथ, सो कितना डिफरेंस है उसमें और कितना सिमिलैरिटी है। तो उन्होंने कहा कि आप नहीं कंपेयर कर सकते हैं 2021-22 की इन्फ्लेशन को 1970 के साथ, बिकॉज 1970 में जो महंगाई आई थी वो सप्लाई शॉक की वजह से आई थी। बेसिकली ऑयल प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए थे ओपेक कंट्रीज़ की वजह से। और यहाँ पर इस वक्त ऑयल प्राइसेस तो बढ़े हैं, पर सिर्फ ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़े हैं, ऑयल प्राइसेस के साथ साथ ब्रॉड रेंज ऑफ कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़े हैं, जैसे एग्रीकल्चरल कमोडिटी, फर्टिलाइजर, मेटल के प्राइस बढ़े हैं। तो इट इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू ऑयल। और उस वक्त 1970 में तेल काफ़ी बड़ी कमोडिटी हुआ करता था, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा मैटर करता था। आज भी तेल मैटर करता है, पर बिकॉज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और हमारे पास अदर भी ऑप्शंस है इस वक्त, उस वजह से तेल अब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इन कंपैरिजन टू 1970s। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि 1970 में सप्लाई साइड डिसरप्शन उतना था नहीं, यानी ग्लोबल सप्लाई चेन उतनी ज़्यादा डिसरप्टेड नहीं थी, पर यहाँ पर कोविड लॉकडाउन की वजह से सप्लाई साइड डिसरप्ट हो गया, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ गया उसमें। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला 1970 की जो महंगाई थी वो जब सप्लाई शॉक हुआ, जब महंगाई आई उससे पहले भी महंगाई ही थी, तो उसमें ऑलरेडी आपके पास एक हायर इन्फ्लेशन था, उसके बाद आपको फर्दर हायर इन्फ्लेशन आ गई वहाँ। लेकिन इस वक्त 2021-22 की इन्फ्लेशन थोड़ी अलग है, बिकॉज हमारे पास पहले लो इन्फ्लेशन थी और लो इन्फ्लेशन से हम हाई इन्फ्लेशन की तरफ गए हैं, तो ये एक और डिफरेंस इन्होंने दिया है। फिर उन्होंने कहा 1970 में ये आपका जो वक्त था वो ब्रेटन वुड्स सिस्टम के कोलैप्स होने के साथ मिलता है, बिकॉज 1973 में आपका ब्रेटन वुड्स सिस्टम कोलैप्स होता है, जहाँ पर डॉलर गोल्ड की कन्वर्टिबिलिटी ख़त्म की जाती है, तो ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा उसमें मेस क्रिएट हो गया था उसके बाद। लेकिन इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ब्रेटन वुड्स का सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ। यहाँ पर सारे सेंट्रल बैंक्स आपस में काफ़ी सारे इंटीग्रेटेड सिस्टम में है, काफ़ी विजिलेंट है और काफ़ी अच्छे तरीके से अपना कन्वेंशनल तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का इस्तेमाल करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है एक और डिफरेंस 1970 और आज की इन्फ्लेशन में। उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ कवर कराई है, दैट इज़ फार्मास्यूटिकल्स। तो फार्मास्यूटिकल्स में अगर महंगाई हो रही है, यानी ड्रग्स में महंगाई हो रही है, तो ड्रग्स में महंगाई को रोकने के लिए दे हैव लॉन्च्ड योजना जिसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री बीजेपी भारतीय जनौषधि परियोजना, जिसमें अकॉर्डिंग टू देम दे आर अलाउइंग द मेकिंग ऑफ क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन वो मेडिसिन होते हैं जो इसका पेटेंट खत्म हो गया है और पेटेंट खत्म होने के बाद आप उसको प्रोड्यूस करना शुरू कर सकते हैं एट अफोर्डेबल प्राइसेस। तो दिस वाज इट, ये उन्होंने सारा कुछ कवर कराया है अपने इस चैप्टर में। तो आई होप आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा ये वीडियो। यू डू नॉट नीड टू मेक एनी नोट्स इससे। मैं ये PDF आपका शेयर करा देता हूँ एप्लीकेशन में, वहाँ से यू कैन ईजिली टेक डाउन योर नोट्स। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।